बीकॉम पार्ट थर्ड एमबीएस यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट है, पेपर है अपना बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम, इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा संकुचन या मंदी की स्थिति। अब तक हमने अध्ययन किया है डिफ्लेशन का मीनिंग, डिफ्लेशन का डेफिनेशन, इसके जो क्या कॉजेज हैं और क्या इसके इफेक्ट्स पड़े हैं। आज हम स्टडी करेंगे मेजर्स टू कंट्रोल डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने के उपाय, कि मुद्रा संकुचन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डिफ्लेशन है यह है अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की विपरीत स्थिति को हम डिफ्लेशन कहते हैं। मुद्रा प्रसार का जो विपरीत स्थिति है वो डिफ्लेशन है, यानी कि मुद्रा प्रसार के जो कारण हैं उनको यदि हम उल्टा कर दें, जो कारण है उन्हीं को हम मेजर्स टू कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन के अंदर सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे मुद्रा प्रसार कारण था मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होती है, तो यहाँ पर यदि डिफ्लेशन कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर दें। तो यदि डिफ्लेशन को नियंत्रित करना है तो जो मुद्रा की पूर्ति है उसमें वृद्धि करनी है। अब आपको मैंने बताया था कि मुद्रा की पूर्ति भारत में आरबीआई के द्वारा की जाती है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत में करेंसी जो नोट है 2 रुपए उससे अधिक राशि नोट है वो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आरबीआई यदि अधिक मात्रा में नोट इश्यू करे या जो नए नए नोट जैसे 2000 रुपए का नोट और जारी कर दिया, उससे भी देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। मुद्रा की जब पूर्ति बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ती है, तो उसको डिफ्लेशन जो मंदी की स्थिति है उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास में पैसा आएगा तो इफेक्टिव जो डिमांड है, प्रभावपूर्ण जो मांग है उसमें वृद्धि होगी। इफेक्टिव डिमांड, प्रोफेसर केन्स ने कहा था कि यदि मंदी को दूर करना है तो आपको इफेक्टिव डिमांड में वृद्धि करने की। इफेक्टिव डिमांड में वृद्धि तब होगी जब आप लोगों के पास में पैसा होगा तो लोग वस्तुएं खरीदेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा करके भी हम डिफ्लेशन को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट में लेते हैं क्रेडिट एक्सपेंशन, यानी कि साख का प्रसार करना, साख की मात्रा में वृद्धि करना। हम जानते हैं कि मुद्रा की पूर्ति जो कागज के नोट है वो जारी करें या ज्यादा मात्रा में साख का जो विस्तार है, चेक है, ड्राफ्ट है, ब्लू बिल है या बैंकों के द्वारा ज्यादा मात्रा में ऋण दिए जाए, तो जिससे कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी तो हम डिफ्लेशन को नियंत्रित कर सकते हैं। अब भारत सरकार का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पास से मौद्रिक नीति के तहत क्रेडिट कंट्रोल का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो जो यदि साख की मात्रा में कमी वृद्धि करके हम देश में तेजी मंदी की स्थिति को नियंत्रित करते हैं। जब हमने इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ा था तो उस समय हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में साख को नियंत्रित करने के कई टूल्स हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव जो टूल्स है उसमें थी बैंक रेट। बैंक रेट किसे कहते हैं, आपको बताया था कि बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापार बैंकों के प्रथम श्रेणी के विनियमों की पुनर्कटौती करता है। तो यदि आरबीआई बैंक की रेट बढ़ाती है तो ब्याज दर महंगी होगी और बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम होगी। लेकिन हमें यहाँ पर डिफ्लेशन को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है। तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, डिफ्लेशन कंट्रोल करने की है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़े तो हमें बैंक रेट को कम करना है। तो रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स, जो बैंक की जो ब्याज दर है, लोन की जो ब्याज दर है वो कम कर दें, जिससे क्या होगा कि लोन सस्ते होंगे, उद्योगपति व्यापारी को ज्यादा बैंक उधार दे पाएंगे, वो ले पाएंगे। बैंक जो रेट है उसको भी कम कर दें। और एक हमने पढ़ा था ओपन मार्केट सर्कुलेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। तो खुले बाजार क्रिया में क्या होता है कि आरबीआई जो है वो खुले बाजार में सरकार जो प्रतिनिधित्व उनका क्रय कर सकता है। तो यदि हम सरकारी प्रतिनिधित्व का क्रय करते हैं, यानी कि केंद्रीय बैंक यदि सरकारी प्रतिनिधित्व को बाजार से खरीदेगी तो प्रतिनिधित्व तो बाजार में आ जाएंगी और मुद्रा गवर्नमेंट के पास में या केंद्रीय बैंक के पास में चली जाएगी। तो इस प्रकार से डिफ्लेशन को हम कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि जो सरकारी प्रतिनिधि है उनका विक्रय करते हैं तो बाजार में
मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेंगे बाजार से तो सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट पास आ जाएंगी और मुद्रा सामान्य जनता के पास में जाएगी तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। और जो CRR है, कैश रिजर्व रेशो है, नगद कोष अनुपात है, उसकी रेट भी यदि हम कम कर देंगे तो उससे भी बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। जैसे कि आपको पहले बताया था कि यदि CRR की दर 10% है और इसको यदि हम और कम कर दें, 5% कर दें, तो बैंकों की जितनी टोटल डिपॉजिट है, पहले तो बैंकों को 10% यदि CRR है तो केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता था, अब 5% रखना पड़ेगा, यानी कि बैंक और अधिक मात्रा में सामान्य जनता को उद्योगपति व्यापारी उधार दे सकते हैं, बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ सकती है। तो बाजार में चूंकि हमें मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, CRR की जो रेट है उसको कम करना है, बैंक रेट है उसको कम करना है, ब्याज की दर है उनको कम करना है, और जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको यदि खरीदते हैं, केंद्रीय बैंक के द्वारा खरीदी जाती है तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैसे भी हो, चाहे अपन बैंक रेट को कम करें या CRR को कम करें, ऐसी जो SLR है, वेतन तंत्र अनुपात, उसको भी यदि हम कम करते हैं तो उससे भी बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से क्या होगा कि जो डिफ्लेशन है उसको, मंदी को हम दूर करने में सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि व्यक्तियों की इफेक्टिव डिमांड इससे बढ़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन टैक्सेज। सरकार विभिन्न प्रकार के कर लगाती है, कर लगाने से क्या होगा कि करों के रूप में राशि सरकार के पास जाती है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रिडक्शन करना है, यानी कि कर की दरों में कमी करनी है, या जो पुराने कर थे उनको समाप्त कर दें, या जो टैक्स की जरूरत थी जैसे इनकम टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, उसको हम धीरे धीरे कम कर दें। तो इससे क्या होगा कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, क्योंकि टैक्स रेट यदि कम होगी तो सामान्य जनता को करों के रूप में धनराशि गवर्नमेंट को कम चुकानी पड़ेगी, उनके हाथ में पैसा रहेगा और वो बाजार में वस्तुओं की डिमांड कर सकते हैं, वस्तु का विक्रय होने लगेगा, तो बाजार में मंदी की स्थिति को दूर करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो सरकारी खर्चे हैं उसमें बढ़ोतरी की जाए। अब चूंकि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य है, यानी कि प्रजातंत्र है, तो भारत सरकार को चाहिए कि मंदी दूर करने के लिए कि सरकार पब्लिक जो एक्सपेंडिचर्स है उनको ज्यादा बढ़ावा दे, विशेष रूप से जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं उनको बढ़ावा ज्यादा देना चाहिए। जो डेवलपमेंट के काम है, सड़क है, बांध है, नहर है, पुल बनवाए, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके हाथ में पैसा आएगा, और पैसा आने से क्या होगा कि उनकी इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी, बाजार में वस्तुओं का खरीदना शुरू करेंगे तो व्यापारियों को माल बिकेगा, और जो मंदी की स्थिति थी वो धीरे धीरे समाप्त होगी, यानी कि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। 1929 में जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी तब प्रोफेसर केन्स ने मंदी को दूर करने का सुझाव दिया था कि जितने भी राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र है या दूसरे राष्ट्र है, वो डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च करें, और डेवलपमेंट के जो विकसित राष्ट्र है डेवलपमेंट कर चुके हैं, तो केस ने तो यहां तक कह दिया था कि खड्डे खुदवाए जाएं और लोगों को मजदूरी दी जाए, और वापस खड्डों को भरवा दी जाए और लोगों को मजदूरी दी जाए। येन के प्रकार यदि सामान्य जनता के हाथ में पैसा आएगा, मनी आएगी, तो वो उससे उनकी इफेक्टिव जो डिमांड है वो बढ़ेगी, बाजार से वस्तु खरीदने की वो मांग करेंगे, और उद्योगपति व्यापारी को माल बिकेगा, उनको प्रॉफिट होगा। यानी कि मंदी की स्थिति कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो सरकार है उसके द्वारा पब्लिक जो एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो अधिक मात्रा में करने चाहिए, जिससे कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और डिफ्लेशन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इकोनॉमिक असिस्टेंस, आर्थिक सहायता देना। राजस्थान सरकार या भारत सरकार या अन्य जो स्थानीय सरकार हैं वो उद्योगपतियों को इसमें सब्सिडी दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफ्लेशन में उद्योगपतियों को, व्यापारी को नुकसान होता है, और उस उद्योग धंधों को यदि संजीवनी बूटी देनी है, कुछ पैकेज देने हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अभी हाल में जैसे कोविड-19 की स्थिति चल रही है, तो भारत सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने कई लाख करोड़ रुपए के पैकेज, राहत पैकेज उद्योगपतियों को दिए हैं, विशेष करके जो छोटे उद्योगपति हैं, मंझले उद्योगपति हैं, जो एमएस ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं, उन लोगों को हमने काफी आर्थिक सहायता प्रदान की है, यानी कि सब्सिडी किसी रूप में प्राप्त हो। मुद्रा के रूप में जब बाजार में मुद्रा आएगी, जैसे मान लीजिए शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको हम छात्रवृत्ति देते हैं,
या स्वरोजगार के लिए उनको ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है या उनको और किसी प्रकार की सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो उससे भी उद्योगपतियों को, व्यापारियों को थोड़ी राहत मिलती है और मंदी की स्थिति को दूर करने में हमें सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते अपन, गवर्नमेंट शुड परचेज दी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, यानी कि यदि बाजार में मंदी की स्थिति है, लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोगों की डिमांड नहीं है, तो सरकार खुद आकर के और वस्तुओं को खरीदे, रीजनेबल प्राइस से खरीदे, जिससे कि बाजार में वस्तुएं बिकने शुरू होगी तो उद्योगपति, व्यापारी को माल बिकेगा, उनको इनकम होना शुरू होगी। और जब सरकार वस्तु खरीदेगी तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, उससे भी डिप्रेशन को कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। और गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि जो वस्तु है उनका एक प्राइस कंट्रोल करे, उनकी एक कीमत तय कर दे कि इस वस्तु की कीमत इतनी होगी, तो उससे कम कीमत फिर डाउन बाजार में नहीं जाएंगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि बाजार में बहुत ज्यादा मंदी की स्थिति है तो वस्तु की गवर्नमेंट खरीदे। जैसे किसान हैं, जब किसानों की जब फसल पैदा होती है तो गवर्नमेंट ने उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर रखा है, जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है या सरसों है, जिससे कि बाजार में यदि उससे कम कीमत होती है तो किसानों को नुकसान होगा। किसानों के नुकसान से भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके आधार पर गवर्नमेंट खुद किसानों से गेहूं या दूसरी जो फसल है वो खरीद लेती है और बाजार में उससे कम कीमतें नहीं हो पाती, यानी कि उन किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा ले सकते हैं, एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल, यानी कि जो विदेशी पूंजी है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको प्रोत्साहन दिया जाए। अब विदेशी पूंजी को भारत में आयात किस प्रकार से हम कर सकते हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको देश में आमंत्रित कर सकते हैं, जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। यानी कि भारत सरकार ने जो 1991 की जो इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई थी या इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी, उसमें हमने एलपीजी पर ध्यान दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें हमने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया, निजीकरण को बढ़ावा दिया, उदारीकरण को बढ़ावा दिया। और इसमें हमने क्या कहा कि जो विदेशी व्यक्ति है वो भारत में आकर के इंडस्ट्री खोल सकते हैं, और कई सेक्टर तो ऐसे थे जिसमें कि हमने 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अनुमति दी गई, जिससे कि भारत में जो विदेशी पूंजी आएगी तो हम जो मंदी की स्थिति है उसको हम दूर कर सकते हैं और मंदी की स्थिति दूर करने में से सहायता मिलेगी। इसके बहुत सारे तरीके हैं कि एफडीआई को इन्वेस्ट बढ़ावा दें, या जो बहुराष्ट्रीय कंपनी उनको हम आमंत्रित करें, या विदेशों से बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक से, उनसे भी हम पैसा उधार ले सकते हैं। और कैसे भी हो भारत में मुद्रा की पूर्ति यदि बढ़ेगी तो डिप्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो आयातों को तो कमी करें, उन पर प्रतिबंध करें और निर्यातों को बढ़ावा दें। निर्यातों को बढ़ावा देने से क्या होगा, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। यदि हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा कि जो वस्तु सस्ती हो रही थी वो वस्तु विदेशों में चली जाएगी और उसके बदले में मुद्रा प्राप्त होगी। क्योंकि डिप्रेशन को कंट्रोल करने के दो ही मेथड है, एक तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी जाए और वस्तुओं की पूर्ति कम की जाए। तो एक्सपोर्ट करने से दोनों काम सिद्ध होंगे हमारे, कि एक्सपोर्ट करने से वस्तु की जो पूर्ति है जो अभी भारत में थी वो सस्ती विदेश में चली जाएगी, उस वस्तु की कमी हो जाएगी और उसके कारण से हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और वस्तु की कमी होगी, उससे भी देश में डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि आयातों को प्रतिबंध करना। अब जिस वस्तु की बाजार में सस्ती है, विदेशों से यदि वस्तु और आएंगी तो और सस्ती होंगी, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि विदेशों से वस्तुओं का आयात को प्रतिबंध करते हैं। और आयात को प्रतिबंध कैसे कर सकते हैं अपन, कि भारत सरकार चाहे तो कस्टम ड्यूटी बढ़ा दे, कस्टम ड्यूटी बनाने से विदेश वस्तु महंगी होंगी तो इम्पोर्ट उनका ज्यादा हो नहीं पाएगा। या जैसे अभी वर्तमान में भारत और चाइना के बीच में थोड़ा विवाद चल रहा है, सीमा विवाद, तो भारत सरकार या सामान्य जनता ये चाह रही है कि जो चाइना की जो प्रोडक्ट है उनको हम इंपोर्ट नहीं करें। तो भारत सरकार चाइना की जो वस्तु है उनकी इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन चूंकि हम WTO के मेंबर हैं और विश्व व्यापार संगठन में हमने समझौता कर रखा है, तो एक साथ प्रतिबंध लगाना बहुत मुश्किल काम होता है।
लेकिन फिर भी भारत सरकार चाहे तो कुछ वस्तुओं के आयात के ऊपर किस सीमा तक प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस प्रकार से हम निर्यातों को प्रोत्साहित करके और आयातों को प्रतिबंध करके भी हम डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पेमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स, यानी कि जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय सरकार के सामने ऋण ले रखे हैं उनको हम वापस भुगतान कर दें, उनका जो ऋण के ऊपर जो ब्याज है उसको भी भुगतान करें, और ऋण का जब रिपेमेंट होगा, वापस भुगतान किया जाएगा या ब्याज का भुगतान किया जाएगा, तो क्या होगा कि जो पूंजी है, जो मनी सप्लाई है वो बाजार में आएगी और मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से डिफ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन शुड बी अवॉइडेड, यानी कि जो उत्पादन है, जो अधिक उत्पादन है उसको अवॉइड किया जाए, उसको रोका जाए। अब प्रोडक्शन विशेष रूप से जो कंज्यूमेबल आइटम का जो प्रोडक्शन है उसको कम किया जाए, यानी कि जो अतिरिक्त उत्पादन है उसको कम किया जाए, क्योंकि वैसे ही वस्तु बहुत सस्ती है, तो जो और ज्यादा उत्पादन होगा तो वस्तु और सस्ती होंगी, उद्योग को नुकसान होगा। तो यदि मंदी को दूर करना है तो हम क्या करें, एक्सेस जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम किया जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज को जो हमने लाइसेंस दे रखे हैं कि आपको एक दिन में इतना उत्पादन करना है, तो उसको हम कम करते हैं, लाइसेंस को हम रद्द कर सकते हैं, प्रतिबंध कर सकते हैं कि आपको इतने से ज्यादा उत्पादन नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर कह सकते हैं कि डिफ्लेशन को हम नियंत्रित करने के लिए जो दो मुख्य कारण करने हैं, एक तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी है और दूसरा बाजार में मुद्रा वस्तु की जो पूर्ति है वो कम करनी है। अब वस्तु की जो पूर्ति है वो कम करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन कि एक्सपोर्ट कर दें, या उत्पादन जो हो रहा है तो उसको थोड़ा सा प्रतिबंधित करें, उसको प्रोडक्शन को प्लानिंग के तहत हम काम करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा जो संकुचन है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा है कि डिफ्लेशन को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का आज ये चैप्टर खत्म होता है, और डिफ्लेशन इन्फ्लेशन में से हमको किसका चुनाव करना है, तो ये दोनों ही स्थिति खराब है, और मेरे विचार से तो इन्फ्लेशन की तुलना में डिफ्लेशन ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि इसके अंतर्गत तो मंदी जो होती है उसमें उद्योगपति, व्यापारी, सामान्य जनता सबको ही नुकसान होता है, लेकिन इन्फ्लेशन जो थोड़ा बहुत होता है तो उससे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। मैं कह सकता हूं कि इन्फ्लेशन में तो हमको आधी रोटी मिलती है, लेकिन डिफ्लेशन में हम पूरे भूखे रहते हैं। रोटी बहुत सस्ती है लेकिन हमारे हाथ में पैसा नहीं होता है, मनी हमारे पास नहीं होती है, तो ये ज्यादा नुकसानदायक है। तो डिफ्लेशन अधिक बुरा है इन्फ्लेशन की तुलना में। वैसे ही दोनों ही बुरे हैं, लेकिन हम इन दोनों को हम नियंत्रित करके, और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है। तो तेजी मंदी, नहीं तो बहुत ज्यादा बाजार में तेजी होनी चाहिए, नहीं बहुत ज्यादा मंदी होनी चाहिए, इनको हमें नियंत्रित करना चाहिए। धन्यवाद।